दोस्तों आज हम लोग एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में बात करेंगे। बहुत समय से ये पीड़ित है, इसको कमर में दर्द बना रहता है। हमारे दोस्तों जो स्पाइन होती है इस प्रकार होती है, ऊपर सर्वाइकल होता है, ये बीच में डॉर्सल होता है, ये लंबर होता है। सुबह सुबह बॉडी में स्टिफनेस होती है, इवन मुझे बेड से उठने में भी समस्या होती है, मैं सपोर्ट लेके उठता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल फ्रेंडली डॉक्टर। दोस्तों मैं हूं आपका डॉक्टर दोस्त डॉक्टर वैभव प्रताप सिंह। दोस्तों आज हम लोग एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में बात करेंगे। मैं बोलूंगा दोस्तों ये ऐसी समस्या हो गई है जो आजकल थोड़ा कॉमन हो गई है, खासकर यंग मेल्स यानी कि 28, 30, 32, 34 इस एज ग्रुप के जो मेल्स होते हैं उनमें काफी फ्रीक्वेंटली हम लोग देखने लगे हैं और इसके केसेस आजकल राइज पर हैं। आजकल हम लोग देख रहे हैं इसका इंसिडेंस रेट, इसकी जो हम लोग को फाइंडिंग है वो ज्यादा मिलने की संभावना थोड़ा थोड़ा बढ़ती जा रही है। और दोस्तों ये ऐसी बीमारी है कि इसके बारे में अवेयरनेस बहुत कम है। तो अमूमन जो पेशेंट होता है, जो पीड़ित होता है व्यक्ति, वो परेशान होता है, वो बहुत डॉक्टर्स को दिखा चुका होता है, उसको सिम्टम्स और रिलीफ नहीं मिल रहा होता है, उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि हम क्या करें। तो आगे मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों ये पवन है और बहुत समय से ये पीड़ित है, इसको कमर में दर्द बना रहता है, इसको लगता है कि मेरा बॉडी, जब ये सुबह जगता है कि मेरा बॉडी एकदम स्टिफ हो गया, एकदम कड़ा हो गया है। फिर ये सुबह थोड़ा सा अपना को अपनी सारी हिम्मत करके पूरा ये बेड से उठता है, थोड़ा सा एक्सरसाइज करता है, एक्टिविटी करता है, तो ग्रेजुअली इसका पेन है कम होने लगता है। बट ये जो इतना पेन उसका हो गया है, जो सुबह इतना सीवियर हो जाता है, इसकी लाइफस्टाइल को डिस्टर्ब कर रहा है, यहाँ तक इसको काम करने में बहुत इरिटेशन कर रहा है। ये पवन जो है बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा चुका है, ये 1-2 साल से पीड़ित है, 1-2 बार एमआरआई करा चुका है। न्यूरोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिशियन, बहुत सारे डॉक्टर्स, मेडिसिन जनरल प्रैक्टिशनर्स, बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा चुका है, तब भी इसको समझ नहीं आ रहा है कि मेरे को क्या हो गया है। कोई इसको बता नहीं पा रहा है, कोई इसको आंसर नहीं कर पा रहा है। तो ये परेशान है, हैरान परेशान, ब्लड टेस्ट, हेल्थ चेकअप सब करा चुका है। तो अब इसको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या करे। तो फिर ये दोस्तों कुछ अपना सोच समझ के इसने एक बार और एमआरआई कराया। चलो एक आखिरी बार मैं एमआरआई कराता हूँ। तो अब जहाँ ये एमआरआई कराने गया था, वहाँ इत्तेफाक से इसकी रिपोर्ट में थोड़ा सा उन्होंने, जो टेक्निकल स्टाफ थे, उसने जो सेक्रोइलिक जॉइंट होता है जो कि नीचे होता है, हमारे दोस्तों जो स्पाइन होती है इस प्रकार होती है, ऊपर सर्वाइकल होता है, ये बीच में डॉर्सल होता है, ये लंबर होता है, और जो एकदम कमर के पास स्पाइन होता है उसको बोलते हैं सेक्रल स्पाइन। तो दोस्तों अमूमन कमर पीठ का जो दर्द होता है, जब रीढ़ में दर्द होता है, तो आपको लंबर स्पाइन का एमआरआई एडवाइस किया जाता है, जिसमें पूरा स्पाइन यहाँ तक स्क्रीन कर लिया जाता है। कई बार ये जो पार्ट होता है इन्वॉल्व नहीं होता है। तो इस बार इसने एमआरआई कराया तो होपफुली इसका सेक्रम वाला हिस्सा थोड़ा सा कवर हो गया और इसके डॉक्टर ने, रेडियोलॉजिस्ट ने सेक्रोआइलिटिस पिक कर लिया। सेक्रोआइलिटिस यानी कि सेक्रम और आइलियम वाला के बीच में एक जॉइंट होता है जो नीचे की तरफ होता है, उस जॉइंट में थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन पिक कर लिया गया और एमआरआई की रिपोर्ट में सेक्रोआइलिटिस का डायग्नोसिस बन गया। तो दोस्तों ये जो पवन था, इतने दिनों से परेशान था, पूरा पैनिक कर चुका था, उसकी पूरी लाइफस्टाइल खराब हो गई थी, काम नहीं कर पा रहा था ठीक से, पूरी फैमिली लाइफ में वो स्ट्रगल कर रहा था, को एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी थी, जिसकी अवेयरनेस कम होने की वजह से इसका डायग्नोसिस बहुत देर से बनता है। अमूमन मैं आगे डेटा भी दिखाऊंगा कि 3-4-5 डॉक्टर्स तक दिखा लेता है, तब जाके उसका डायग्नोसिस बन पाता है। तो दोस्तों आज हम इसके बारे में बात करेंगे। और दोस्तों मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, कोविड के बाद, सिंस ये एक इम्यून रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसकी मेडिकल डेप्थ में मैं नहीं जाऊंगा, तो मोटा मोटा इतना समझेंगे, इसमें बॉडी स्टिफ हो जाती है, बॉडी के जो जॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे जॉइंट्स को इन्वॉल्व करती है और हमारी बॉडी जो है, हमारे जॉइंट्स जो है स्टिफ हो जाती है और ये इम्यून मीडिएटेड बीमारी होती है। तो कोविड के बाद से, कोविड-19 का जो पैंडेमिक आया था उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं कि इसका इंसिडेंस रेट जो है वो बढ़ रहा है धीमे धीमे। और पहले प्रैक्टिस में बहुत कम पेशेंट्स आते थे, अब काफी फ्रीक्वेंटली आने लगे हैं पेशेंट्स। ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन एक पेशेंट हम लोग देख रहे हैं अपनी प्रैक्टिस में, इतना ये कॉमन हो गया है। अब दोस्तों हम लोग इसके पहले सिम्टम्स समझेंगे, थोड़ा सा डिटेल में हम लोग सिम्टम्स इसके समझते हैं। तो मैंने पवन का एग्जांपल दिया था, आपको बैक पेन होगा, आप एमआरआई करा चुके होंगे स्पाइन का, गले का, आपको उसमें बहुत ज्यादा डिसबल्ज नहीं आएंगे, छोटे मोटे बल्ज आ रहे होंगे। खास तौर पे बहुत स्पेसिफिक है स्टिफनेस, आप बोलेंगे भाई सुबह सुबह, खास तौर पे सुबह सुबह मेरी बॉडी जकड़ जाती है, सुबह सुबह बॉडी में स्टिफनेस होती है,
इवन मुझे बेड से उठने में भी समस्या होती है, मैं सपोर्ट लेके उठता हूं तब जाके मैं बेड से उठ पाता हूं। फिर आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो आप थोड़ा सा सुबह उठ गए तो आप हल्का फुल्का वॉक करें, थोड़ा बहुत मूव किया, ब्रश व्रश किया, तो आपका स्टिफनेस कम हो रहा है, पेन आपका मूवमेंट से कम हो रहा है। जब आप अमूमन जब पेन मूवमेंट से बढ़ता है, बट इस समस्या में पेन जब आप मूव कर रहे हैं, हल्का फुल्का अपना दैनिक प्रोसेस कर रहे हैं, तो पेन इसमें कम होगा। फिर आप ऑब्जर्व करेंगे कि मेरा जो लिमिटेड, जैसे मैं झुकने को हुए तो अरे मैं पूरी तरह झुक नहीं पा रहा हूँ, या मेरा लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन जो है कि मैं पैर पैर पहले इतना उठा लेता था, अब मैं पैर इतना नहीं उठा पा रहा हूँ, यानी कि जो रेंज ऑफ मोशन है वो कम हो गया, यानी कि हमारी जो बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम होती जा रही है, कम हो रही है। और चूंकि मैंने बताया कि बहुत सारे जॉइंट से इन्वॉल्व करता है, तो आपको अन्य जॉइंट के भी, यूजुअली ये कमर का सेक्रोइलिक जॉइंट को इन्वॉल्व करेगा, नीचे लंबर स्पाइन को इन्वॉल्व करेगा, बट ये हिप जॉइंट को इन्वॉल्व कर सकता है, गले के जॉइंट को इन्वॉल्व कर सकता है, कंधे के जॉइंट को इन्वॉल्व कर सकता है। तो हो सकता है आपको कई जॉइंट्स में इन्वॉल्वमेंट लगे कि सिम्टम्स हो। दोस्तों उसके साथ साथ रेयर है, फटीग तो होगा ही, थकावट रहेगी, आप पेन में रहोगे, इरिटेटेड रहोगे, चिड़चिड़ा रहोगे, तो एक सिम्टम है ही। उसके अलावा कुछ पेशेंट्स में आई में प्रॉब्लम हो सकती है, और कुछ पेशेंट्स में डाइजेशन की समस्या भी, पेट रिलेटेड डाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, इसके ब्लड आना, ये सारी समस्या भी हो सकती है, ऑल्दो रेयर है। फिर दोस्तों ये देखिए, ये एसआई जॉइंट है, तो इस प्रकार जो एरो लगा हुआ है, इस प्रकार इन्फ्लेमेशन, जो व्हाइट कलर का, हल्का हल्का व्हाइट कलर का जो आपको दिख रहा है, हल्का हल्का इन्फ्लेमेशन है, तो उसको बोलते हैं सेक्रोइलिटिस। इस बीमारी में ये पाया जाता है, इसी से पवन का डायग्नोसिस बना था। और ये आपको एमआरआई अगर आप कराने जा रहे हैं, अगर आप स्पाइन का करा चुके हैं और इस प्रकार का समस्या आपको सिम्टम्स में बता रहा हूं, ऐसे सिम्टम्स आपको लग रहे हैं, तो आप एमआरआई ऑफ सेक्रोइलिक जॉइंट, एमआरआई सेक्रोइलिक जॉइंट, एसआई जॉइंट करा सकते हैं। अपने डॉक्टर से बोल सकते हैं कि सर एक बार ये भी देख लीजिए, सर या मैम एक बार ये भी देख लीजिए। या अगर आप स्पाइन का एमआरआई पहली बार एमआरआई कराने जा रहे हैं, तो इसका स्क्रीनिंग भी कुछ पार्ट, कुछ पेमेंट ऐड करके, फॉर एग्जांपल 1500, 2000, 2500 रुपए ऐड करके आपका एसआई जॉइंट की स्क्रीनिंग भी साथ में, इस जॉइंट की स्क्रीनिंग भी साथ में कर ली जाएगी, कि उसमें आपका रीढ़ के बारे में भी, लंबर स्पाइन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और साथ साथ इसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये कराना थोड़ा सा प्रूडेंट रहेगा, थोड़ा समझदारी वाली चीज रहेगी। अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप ये कंसिडर कर सकते हैं, बल्कि जरूर कराएं एक बार। दूसरा दोस्तों, ये HLA-B27 ब्लड का टेस्ट होता है, ये एसोसिएटेड होता है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के साथ, एएस की समस्या है। अभी मैं आगे बताऊंगा कि और भी चीजों में ये पॉजिटिव रहता है। तो फिर पवन ने जब एमआरआई सेक्रोइलिक जॉइंट कराया, उसमें सेक्रोइलाइटिस आया, हल्का फुल्का इन्फ्लेमेशन आया, तो ये टेस्ट कराया और उसका ये टेस्ट पॉजिटिव आ गया। 2-3 साल से परेशान था, तो अब हम बोल सकते हैं उसको ये वाली समस्या है, HLA-B27 पॉजिटिव आ गया। दोस्तों एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, एएस, आप अगर देखेंगे तो आप डर से जाएंगे उसमें। इस प्रकार मैं क्यों सेंसिटाइज कर रहा हूँ, क्यों इसको अर्ली पता चलना और अर्ली इसको आइडेंटिफाई करना और अर्ली इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत डेबिलिटेटिंग प्रॉब्लम है, बहुत जल्दी ये बहुत ज्यादा सीवियर डिफॉर्मिटी कर देती है। आप देख रहे हैं शुरुआत में इनकी नेक स्टिफ होना शुरू हुई, थोड़ा सा पोस्चर गड़बड़ होना शुरू हुआ, स्टिक पे आ गए, और इवेंचुअली इस टाइप से पूरी गर्दन और स्पाइन पूरी रिजिड हो जाती है, पूरी स्पाइन की स्टिफनेस जो होती है वो चली जाती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये इसका वर्स्ट केस सिनेरियो है, और बहुत सारी समस्या आ सकती हैं इस बीमारी में, बट ये सबके साथ नहीं होता है। मॉडर्न मेडिसिन और ओवरलैप बहुत होता है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जैसी और भी, अभी मैं आगे बताऊंगा भी, और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिसमें ये HLA-B27 पॉजिटिव आ सकता है, सेक्रोइलाइटिस भी हो सकता है, उसमें इतना सिवेरिटी नहीं रहेगी। ये तब है जब आप ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं, तो ये सब देख के आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। बस मैं आगाह कर रहा हूं कि अगर आप प्रॉपर मेडिकल सलाह, प्रोसीजर जो है फॉलो नहीं करेंगे, तो इस प्रकार भी डिफॉर्मिटी ओल्ड एज में या 40-50 की एज तक जाते जाते आपको हो सकती है। तो ये आपको सेंसिटाइज करना जरूरी है, बट इससे डरे भी नहीं, ऐसा नहीं होगा अगर आप प्रॉपर सारी चीजें, सारी डॉक्टर की एडवाइस फॉलो कर रहे होंगे। फिर दोस्तों, तो सिर्फ एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक बीमारी होती है, जो मैं बता रहा था बहुत सारा ओवरलैप होता है। तो ये सेक्रोइलाइटिस का आना, HLA-B27 जो मैं टेस्ट बता रहा था इसका पॉजिटिव होना, और भी बहुत सारी समस्याएं में हो सकता है। ये सारी, इतनी सारी आर्थराइटिस टाइप के जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होता है, उसमें होता है, इनमें बहुत सारा ओवरलैप है। कई बार एकदम पिन पॉइंट की यही समस्या है, यही समस्या बनाना मुश्किल होता है, इसलिए एक ब्रॉड टर्म रख दिया गया है, सीरो नेगेटिव स्पॉन्डिलोआर्थ्रोपैथी।
सीरो नेगेटिव स्पॉन्डिलोआर्थ्रोपैथी एक टर्म इन सबके लिए रख दिया गया है, और इसका इंसिडेंस रेट बढ़ा हुआ है आफ्टर कोविड। सीरो नेगेटिव, सिंस ये इम्यून मीडिएटेड बीमारियां होती हैं, तो कोविड हमारे इम्यून सिस्टम पे एक्ट करता था, कोई भी वायरल इन्फेक्शन करता ही है, तो इसके बाद इतना सारा जब पैंडेमिक हुआ तो कई लोगों में ये सब इम्यूनोमॉड्यूलेशन हो गया है, और ये जो सीरो नेगेटिव स्पॉन्डिलोआर्थ्रोपैथी की जो समस्या है वो काफी कॉमन हो गई है। तो जरूरी नहीं आप डर जाएं कि मेरे को एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ही है, आपको इनमें से और भी कोई बीमारी हो सकती है, तो एकदम हताश होने की आवश्यकता नहीं है, और आप प्रॉपर्ली डॉक्टर को दिखाते रहें। तो दोस्तों, इसका जो विशेषज्ञ होता है, जिसको सारी इंफॉर्मेशन होती है, हमें भी सारी, मुझे भी सारी जानकारी नहीं है, तो इसके विशेषज्ञ होते हैं जो अप टू डेट रहते हैं, इसकी जो नई नई दवाइयां आ रही हैं, क्या डायग्नोसिस, एग्जैक्ट पिन पॉइंट क्या डायग्नोसिस है, कौन कौन सा जॉइंट इन्वॉल्व है, कौन सी दवाई देनी चाहिए, तो जो इसके विशेषज्ञ होते हैं वो डीएम र्यूमेटोलॉजी या डीएम क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी के विशेषज्ञ होते हैं। तो पवन ने फिर फाइनली एक डीएम र्यूमेटोलॉजी डॉक्टर को दिखाया, जिसने उसके और टेस्ट कराए, ब्लड टेस्ट कराए, और अब वो पेन फ्री है, सिम्टम फ्री है, प्रॉपर्ली वो सारी चीजें कर रहा है, और अपना उसकी लाइफस्टाइल अब अच्छी हो गई है। दोस्तों, फिर हम लोग इसलिए कई सारे डॉक्टर्स को दिखाते रहते हैं, तो उनकी स्पेशलिटी नहीं होती है, तो हो सकता है डायग्नोसिस ना भी बना पाए। तो ये मैं आपको सेंसिटाइज कर रहा हूँ, अवेयर कर रहा हूँ। तो अगर आपका HLA-B20 पॉजिटिव आ गया है तो आप कंसिडर करें र्यूमेटोलॉजी और क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी, इन्हीं डॉक्टर्स के फॉलोअप पे रहें। आप बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ, यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ है, ऐसे भी पड़ा हुआ है कि भाई ये जो दवाइयां देते हैं बड़ी टॉक्सिसिटी कर देती हैं, ऐसा कर देती है, वैसा कर देती हैं। दोस्तों, ये सब चीजें हमको इग्नोर करनी चाहिए। आप प्रॉपर किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, और हम लोग अमूमन क्या करते हैं, हम लोग नॉन स्पेसिफिक चीजें, आप पूछा जाए भाई क्या समस्या है, तो आप बताने लगे कि हम वहाँ शादी में गए थे 4 दोस्तों के साथ, हमने ये खाना खा लिया था, हमको मच्छर काट रहे थे, तो हमको ये समस्या हुई थी। तो जब ऐसा बात नहीं करनी है, बीटिंग अराउंड द बुश, बीटिंग अराउंड द बुश, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास समय कम होता है, हमारे पास समय कम होता है, पीछे और भी पेशेंट्स होते हैं, तो हम लोग बीटिंग अराउंड द बुश करने लगते हैं। तो हम लोग को स्पेसिफिकली एकदम करेक्ट डॉक्टर के सामने बिल्कुल झूठ नहीं बोलना चाहिए। एग्जैक्ट सिम्टम्स जो हो रहे हैं, अगर आप कोशिश करें, आप अपनी पेन की डायरी भी मेंटेन कर सकते हैं, डायरी मेंटेन कर सकते हैं सिम्टम्स की, मुझे इस दिन ये सिम्टम हुआ, और सुबह हुआ, शाम को हुआ, या इस तरह से मेरा सिम्टम ठीक हुआ, तो जो बीटिंग अराउंड द बुश है वो आपका कम हो जाएगा। पिन पॉइंट, आपको इतना पेन था, इस जगह पेन था, यहाँ पे सिम्टम हो रहा था, सुबह जगने में समस्या हो रही थी, चले तो ठीक हुआ। तो इस तरह अगर आप डॉक्टर को डिस्क्राइब करेंगे तो उनको भी हेल्पफुल होगा, उनको भी आपको दवाई आइडिया लगेगा कि हाँ ये दवाई मैंने ऐड करी थी। और आप डॉक्टर शॉपिंग, डॉक्टर चेंज बहुत करते हैं आप लोग, तो भी समस्या आती है कि एक डॉक्टर को थोड़ा आपका केस समझने में 2-3 सिटिंग लग सकती हैं, उसके बाद वो आपका केस पूरी अच्छी तरह समझ जाएगा। फिर उसकी खुद की जिम्मेदारी होती है कि आपको पेन फ्री रखे, सिम्टम फ्री रखे, आपकी जो बीमारी है कंट्रोल में रखे। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखने वाली होती हैं। तो हम लोग को प्रॉपर उसी हिसाब से दवाई चलेगी। कुछ दवाई की साइड इफेक्ट्स होते हैं, बट आपका डॉक्टर भी वेल अवेयर होता है, तो वो उस बात का ध्यान रखेगा कि जो इल इफेक्ट्स हों वो ना होने पाए। और आप सेल्फ मेडिकेट भी करते रहते हैं, आप पेन किलर पे पेन किलर खाए जा रहे हैं, 10 साल से पेन किलर खाए जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपकी कुछ ऑर्गन जैसे कि किडनी पे इफेक्ट पड़ सकता है, तो आप सेल्फ मेडिकेट भी करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, साइड इफेक्ट्स होते हैं, बट आपको प्रॉपर, आप लोग फिर ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में चले जाते हैं कि ये नहीं हो, हमको साइड इफेक्ट होने लगा, ये नहीं होने लगा, बट आप प्रॉपर डॉक्टर की एडवाइस लेंगे तो ये मैं खुद देखता हूँ प्रैक्टिकली, पेशेंट्स जो होते हैं अपनी बीमारी एग्रेवेट कर लेते हैं। जो मुझे बहुत दुख होता है कि जब प्रॉपरली डायग्नोज हो गया, टाइमली आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया, प्रॉपर डॉक्टर को नहीं दिखाया, आपकी बीमारी जो आप कंट्रोल कर सकते थे पूरी तरह, वो आपने पूरी बिगाड़ दी। जो मैं इमेज दिखा था, पूरा आपने अपनी स्पाइन को जो है स्टिफ कर दिया है, धनुष बाण की तरह हो जाती है, वो आपने बना दिया है। तो ये बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है। फिर दोस्तों, पवन को और पोक किया गया तो पता चला पवन स्मोकिंग करते थे। दोस्तों, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सारी ऐसी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम हैं जो इसको प्रिडिस्पोज करती हैं स्पॉन्डिलाइटिस को। स्मोकिंग कर रहे थे, अल्कोहल का सेवन कर रहे थे, रात में देर तक जग रहे थे, खाने पीने का कोई टाइम नहीं था, तो ये सारी चीजें तो आपको टोटली, आप डॉक्टर आपको हर बार ये टोकेगा नहीं कि स्मोकिंग कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप पता चला पेन फ्री हो गए तो आप फिर से स्टार्ट कर दी, तो ऑब्वियसली आपके सिम्टम्स बढ़ेंगे। तो ये सब आपको अपनी लाइफस्टाइल से हटा देना चाहिए। ये सब हाई रिस्क जो बिहेवियर्स हैं, अगर आपका डायग्नोसिस आ रहा है तो सबसे पहले तो ये हटाएं, दवाई बाद में खाएं, पहले ये सारी चीजें स्टॉप करें। आपका बॉडी इसके लिए, स्मोकिंग करने के लिए बिल्कुल नहीं बना है। फिर दोस्तों, अगर मैं बोलूंगा मेडिसिन तो बाद में आएंगी, सिंस मैंने बताया इसमें हो क्या रहा है, इसमें हमारी पूरी जो बॉडी है पूरी स्टिफ होती जा रही है, हमारे बॉडी के कई सारे जॉइंट जो होते हैं इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, एकदम फिक्स होने लगते हैं, और इवेंचुअली जुड़ने भी लगते हैं, कैल्शियम डिपोजिशन के बाद वो जुड़ने भी लगते हैं। तो हमको क्या करना है, हमको अपनी बॉडी को स्ट्रेचिंग करनी है। स्ट्रेचिंग आप चाहे योगा नाम दें उसको,
या बहुत सारा और भी उसको नाम दिया जाता है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग नहीं करनी है आपको कि बस 2-3-4 मिनट कर लिया हो गया। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस आप प्रॉपर, अगर योगा फॉलो कर रहे हैं तो योगा प्रॉपर फॉलो करें। आप क्या योगा करते हैं, आपको ये प्रॉपर पोस्चर बनाना है। इसमें बोला जाएगा कि भाई अपना आर्म से प्रेशर दीजिए, अपनी एड़ियों को इस प्रकार रखिए, तब जाके प्रॉपर बॉडी स्ट्रेच होगी। आपका पोस्चर जो होता है टेढ़ा मेढ़ा, पता चला आपने पैर यहाँ रखा हुआ है, हाथ पूरी तरह स्ट्रेच किए ही नहीं, आपने हाथ को रिलैक्स मोड में रखे हुए हैं, पोस्चर आपका गड़बड़ है। तो किसी प्रोफेशनल को या यूट्यूब पे अगर वीडियो देख के अगर आप कर रहे हैं तो प्रॉपर उसको फॉलो करें। अगर वो बोल रहे हैं हाथ स्टिफ करने चाहिए, उसकी बात सुने ध्यान से, हाथ स्टिफ करें, उसको प्रॉपर समझें, फिर वो एक्सरसाइज उस प्रकार से योगा करें। और बॉडी को कम से कम आधा घंटा पर डे अगर आपको डायग्नोसिस बन रहा है तो करना चाहिए, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, उसके आपके जो जॉइंट्स हैं वो सफल रहेंगे। उसके बाद दोस्तों दवाई का रोल आएगा, तो पेन किलर्स, टीएनएफ ब्लॉकर्स, आईएल इंटरल्यूकिन 17 इनहिबिटर, बहुत सारी ऐसी दवाइयां आ गई हैं जिनके बारे में और जिनके साइड इफेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन जो मैं डॉक्टर बता रहा था, डीएम रूमेटोलॉजी, इन लोग को होती है। ये उसके हिसाब से आपकी डोजिंग करेंगे और आवश्यकता होने पे अगर आप सिम्टम फ्री हो गए, सारी चीजें ठीक हैं, तो हो सकता है दवाई के बिना भी सिर्फ आप अपनी लाइफस्टाइल में प्रॉपर एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करके पेन फ्री हो सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। और कई आप लोग देख भी रहे होंगे कि ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में बता दिया है कि ये कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, सब ठीक हो जा रहा है, बट आपको दवाई की नीड है कि नहीं है ये आपको डीएम रूमेटोलॉजी का डॉक्टर ही बताएगा। अगर आपको नीड है, एडवाइस किया जा रहा है, तो आपको दवाई जरूर लेनी चाहिए, प्रॉपर फॉलोअप में रहना चाहिए। दोस्तों ये यूएस का डेटा है, इवन रूमेटॉइड आर्थराइटिस से ज्यादा एज मच एज दुगने 2.5 गुना स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस है। और अगर हम लोग की भी प्रैक्टिस में बोला जाए डे टू डे इंडिया में, तो सबसे ज्यादा अगर पेशेंट्स आ रहे हैं वो सीरो नेगेटिव स्पॉन्डिलोआर्थ्रोपैथी के आ रहे हैं। सीरो नेगेटिव, नेगेटिव का क्या है, सीरो नेगेटिव क्या, सीरो नेगेटिव जी हाँ, रूमेटॉइड फैक्टर। अगर आप थोड़ा मेडिकल साइंस जानते होंगे तो रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव होता है तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। कई लोगों में आर्थराइटिस होती है जिसमें रूमेटॉइड फैक्टर, एक ब्लड की जांच होती है, रूमेटॉइड फैक्टर आरएफ नेगेटिव आता है और उनमें आर्थराइटिस यानी कि जोड़ों के इन्फ्लेमेशन के सिम्टम्स आते हैं, तो वो सारे पेशेंट्स सीरो नेगेटिव स्पॉन्डिलोआर्थ्रोपैथी या स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस कहलाते हैं। उसी में एक बीमारी एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो मैं बता रहा था, बहुत सारा ओवरलैप होता है। तो परसिस्टेंट बैक पेन इन यंग अडल्ट, एक बार रिवीजन कर लीजिए, बैक पेन है यंग अडल्ट में और इतना सिवियर पेन होता है कि 1 in 4 पेशेंट्स को अपना कैरियर चेंज करना पड़ जाता है इस बीमारी की वजह से। 1 in 4 पेशेंट्स 5 या उनसे ज्यादा तरह के डॉक्टर्स को दिखाते हैं तब जाके उनका डायग्नोसिस बन पाता है। और अमूमन ये बीमारी जो होती है 17-18 साल पे डायग्नोज हो जाती है। और 54% पेशेंट्स, ये यूएस का बता रहा हूँ, यूएस जैसी डेवलप्ड कंट्री का ये डेटा है, तो इंडिया तो भी डेवलपिंग स्टेज में है। 54% जो पेशेंट होते हैं, यानी कि 54% पेशेंट 5 साल तक बिना डायग्नोसिस के टहलते रहते हैं, उनको सीरोनेगेटिव स्पॉन्डिलोआर्थ्रोपैथी होती है और उनका डायग्नोसिस नहीं बन पाता, बिना किसी ट्रीटमेंट के वो इधर उधर भटकते रहते हैं, दवाई दर्द की दवाई खा खा के जीवन अपना व्यतीत करते रहते हैं, परेशान रहते हैं। दोस्तों ये बीमारी जुवेनाइल फॉर्म में छोटे बच्चों में भी होती है, तो उसके लिए भी आगाह रहने की आवश्यकता है। आई होप दोस्तों चीजें क्लियर हो गई होंगी, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और अगर अभी भी कोई क्वेरी है आपकी तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। दोस्तों हम हमारे इस चैनल पे ऐसे और भी रेगुलर वीडियोस बनाते रहते हैं, इस तरह की और भी प्रॉब्लम है जो आजकल ऑन द राइज हैं, उसके बारे में वीडियो बनाते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।